हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ट्यूब। आज मैं केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिस्कस करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक लॉ ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, जब भी कोई केमिकल आपस में इंटरेक्ट करता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर दो साइंटिस्ट लेवोजियर एंड प्राउस्ट ने दो लॉ दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन पर, जिसे कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो दो लॉ कौन कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहें या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे कि ए एंड बी दो रिएक्टेंट्स है। ए का मास है 1 kg, बी का मास है 3 kg। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट सी का मास कितना होगा? 4 kg। मतलब जितना आपका रिएक्टेंट का मास है उतना ही ओवरऑल मास प्रोडक्ट का होगा। यानी सिंपल सी बात यही है कि किसी भी रिएक्शन में मास विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। तो आप वाटर किसी भी सोर्स से लाइए, मतलब पॉन्ड से या फिर ओशन से या कहीं से भी। अगर वो वाटर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। और H2O में एटम वाइज रेशियो देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। बट मास वाइज देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होगा? 1:8। मतलब हाइड्रोजन का मास होता है 1, या हाइड्रोजन का 2 एटॉम है इसीलिए 2 × 1 2। और ऑक्सीजन का मास होता है 16 और ऑक्सीजन का एटॉम 1 है। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 1:8। मतलब इसका मतलब यही है कि वाटर कहीं भी फॉर्म हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने एटम पे कुछ थ्योरी दिया था। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दिया? डाल्टन ने दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है डाल्टन का कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब सारे मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बने हैं। मतलब बेसिकली हर चीज़ एटम से बनी है, ये डाल्टन ने बोला है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आपके रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन आप प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम आपको चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने एक एलिमेंट का जितने भी एटम्स है उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे मैंने टाइनी पार्टिकल्स है वो सारे टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स। और वो सारे एटम्स क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन एटम्स। तो वो सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। सेम वैसे ही एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे तो वैसे ही मास और केमिकल मतलब प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब एट प्रेजेंट डे एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर थॉमसन ने एटम के बारे में क्या बताया? थॉमसन ने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल वाटरमेलन जैसा है। जिस तरह वाटरमेलन में जो रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है वैसे ही एटम भी एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जैसा है, या फिर कहें इट इज़ मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और जैसे वाटरमेलन में रेड एडिबल पार्ट के बीच बीच में सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही एटम्स के बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, मतलब एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ये थॉमसन ने अपने मॉडल में कहा था। दूसरा पॉइंट क्या है? टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी भी एटॉम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0। तो ये चीज़ से ये साबित हुआ कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये सारी चीज़ें थॉमसन ने बताया अपने मॉडल में। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़
ध्यान दीजिएगा कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किया था थॉमसन ने, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरर थॉमसन को कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब एग्जैक्टली ये मॉडल नहीं चला या इसमें जब ड्रॉबैक्स निकाली गई, तो इस मॉडल को रिप्लेस कर दिया गया नेक्स्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। ठीक है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने अपने थ्योरी को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए देखते हैं इसे। ये एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन है और इसके बीच और यहाँ पर एक थिन गोल्ड फॉयल यूज़ किया है। ठीक है, और इस गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया गया है। इससे गोल्ड फॉयल के अंदर जो एटम्स है उनका बिहेवियर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल्स जो है ये एग्जैक्टली क्या होता है, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। मतलब मास और चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, देखिए इस मशीन से थाउजेंड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर बॉम्बार्ड करवाया गया। किस पर, इस गोल्ड फॉयल पर। ठीक है, और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करेगी, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्कैटर्ड होकर जहाँ भी जाएगी उस पर स्पॉट बन जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स एग्जैक्टली कहाँ मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया, तो ऑब्जर्व करने से ये 3 पॉइंट्स मिला। तो वो 3 पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। मैंने अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, बिना किसी डेविएशन का पास हो गए गोल्ड फॉयल से। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल डेविएशन। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डेविएट हुए, स्मॉल डेविएशन बना के या फिर लार्ज डेविएशन बनाकर डेविएट हो गए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट निकला कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट 180 डिग्री रिवर्सल इन पाथ। मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 1000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो यहाँ से आकर इस गोल्ड फॉयल से बाउंस होके वापस चला गया, मतलब 180 डिग्री रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला वो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन में ये बताया गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के पास हो जा रहे हैं। इसका मतलब एटम्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, मतलब एटम्स कंसिस्ट अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ये पहला कंक्लूजन निकला। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन क्या है, अ फ्यू, मतलब दूसरा ऑब्जर्वेशन में क्या बताया गया था, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। मतलब मैंने कुछ ही ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चार्ज है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपल कर रहा है या डेविएट कर रहा है। मतलब इस एटम्स के अंदर कुछ ऐसा स्पेस है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है जो अल्फा पार्टिकल्स को रिपल कर दे रहा है। ठीक है, और थर्ड ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर कर देगा कि एग्जैक्टली एटम्स का मास कहाँ पर है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट 180 डिग्री रिवर्सल इन पाथ। मतलब बहुत ही कम, मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो 180 डिग्री रिवर्स होके डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। ठीक है, मैंने एकदम टकरा के बाउंस होके वापस चला जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अल्फा पार्टिकल्स खुद एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, वो किसी से टकरा कर वापस आ जा रहा है, तो सोचिए वो जिससे टकरा रहा है वो कितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस एटम का जो सारा मास है वो किसी एक पॉइंट पर है। तो आप बताइए एक स्फेयर का वो पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली वो सेंटर होगा उसका, तो जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड कंक्लूजन यही निकला कि होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम लोकेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट इट्स सेंटर, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियस का डिस्कवरर किसे कहते हैं, रदरफोर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखिए हर एक्सप्लेनेशन का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। तो रदरफोर्ड के भी एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशंस निकले, कुछ ड्रॉबैक्स निकले। तो पहले तो आप ये थ्योरी समझ लीजिए, मैंने मतलब समझ लीजिए यहाँ पर
कि मैक्स प्लांक करके एक साइंटिस्ट है, उसने एक थ्योरी दिया था कि whenever charged particle accelerates it loses energy in the form of electromagnetic waves। मतलब जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो इसी थ्योरी पर रदरफोर्ड ने ये कहा कि एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, और इस एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। दस द रिवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉन्स लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो ये लॉस करते करते ये क्या हो रहा है, फाइनली ये न्यूक्लियस में जाके गिर जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस में मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एटॉम कुछ ही सेकंड के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कुछ सेकंड में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा होगा तो कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी चीज़ें नहीं होंगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड के मॉडल में। तो इस ड्रॉबैक को बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में ठीक किया। बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्टेबल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स है वो क्या स्टेबल है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स एंड वाइल रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक अपने ऑर्बिट पे है तब तक कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, रेडिएशन कैन ऑकर ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी रेडिएट तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या होगा, जंप होगा, तभी ये एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, तो ये बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। तो एटॉम्स क्या है, एटॉम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पार्ट, मतलब स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट। तो एटॉम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूट्रॉन का चार्ज वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इसका चार्ज 0 है। प्रोटॉन्स का चार्ज कितना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का मास सेम होता है, मतलब 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का मास को नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, मतलब एक एटॉम का मास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन्स का डिस्कवर किसने किया, जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन्स का गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन्स का जे थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर वही पॉइंट्स है कि इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मास इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मास, सो दैट्स वाई ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मास इज कंसिडरेबल एंड इलेक्ट्रॉन्स मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ही कंसिडरेबल है, इलेक्ट्रॉन्स का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब होल मास ऑफ एन एटॉम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटॉम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक एटॉम का सारा मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है, उसके सेंटर पे, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इसीलिए न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, कूलम इज द एसआई यूनिट टू मेजर चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। नेक्स्ट देखिए, इन एनी एटॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज ऑफ एन एटॉम इज न्यूट्रल। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा किसी भी एटॉम में। ठीक है, सारे एटॉम्स में, सॉरी। तो नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉम ऑफ गिवन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट है जिसके एग्जाम्पल है सोडियम, तो सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11। ठीक है, नेक्स्ट मास नंबर। मास नंबर क्या है, एटॉम का जो भी हैवी पार्टिकल्स है जिनका कंसिडरेबल मास है वो न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है।
ना। तो मास नंबर यानी ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जिनका मास है, मतलब टोटल काउंट ऑफ पार्टिकल्स विच आर हैविंग कंसिडरेबल मास। और किसका कंसिडरेबल मास होता है, अभी हम लोग देखें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो sum of total number of protons and that of neutrons present in an atom of element is called mass number of that element। जैसे कि सोडियम एग्जांपल देखिए, सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, तो मास नंबर कितना होगा 23। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एटम। एटम का यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम लोग यू से भी इंडिकेट करते हैं और इसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालते हैं वो कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे HCl, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन का एटम 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5 यूनिफाइड मास। मैंने HCl का मास कितना है 36.5। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन का एटम कितना है 2 है, तो 2 इंटू 1 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया 18 यूनिफाइड मास। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, कार्बन का होता है 12 मास, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन का एटम कितना है 2, इसलिए 16 इंटू 2 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 यूनिफाइड मास। ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो RRB SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन। इसमें से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, अभी हम लोग देखे हैं, किसने दिया, डाल्टन ने दिया। नेक्स्ट, द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंपोज्ड ऑन एटम आर कॉल्ड। एटॉम का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इफ n इज इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल कैन बी रिकॉल्ड थ्रू फॉर्मूला। n क्या है, n नंबर ऑफ सेल है, तो अगर n इक्वल्स टू 1 दिया है तो एक सेल या एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, 2n²। जैसे कि यहाँ पे n कितना दिया हुआ है 1 है, तो आपका n1 मतलब फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2। वैसे ही सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इंटू 2² कितना होगा 8। वैसे ही थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे 18। तो ऐसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2n², तो n इक्वल्स टू 4 पुट कीजिए तो कितना आ गया 32। माने फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटॉम आर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एटॉम के अंदर क्या होते हैं, मतलब कैसे मूव करते हैं, क्या होते हैं, नॉन स्टेशनरी। ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एटॉमिक साइज कितना होता है, ऐसे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर में कर दीजिएगा तो कितना होगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अच्छा एटॉमिक साइज होता क्या है क्या, देखिए किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट सेल तक का डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं। मतलब एटॉमिक साइज यही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटॉम इज। एक नेगेटिवली चार्ज एटॉम का नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या रिलेशन है, मैंने एक नेगेटिवली चार्ज एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्या रिलेशन होगा। देखिए, नेगेटिवली चार्ज एटॉम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। मतलब एनायन मतलब होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं,
एक्स का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 है। तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 14, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 13 ही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉम। मतलब नेगेटिव चार्ज एक हो या दो हो या तीन हो, जितना भी हो, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज एटॉम्स क्या होते हैं, कैटायन, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, माने इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, न्यूक्लियस का साइज किस में मेजर करते हैं, फर्मी में। तो 1 फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, क्या होगा ऑप्शन, आंसर क्या होगा ऑर्बिटल, माने ऑर्बिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटॉम आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल, या फिर बोला जाए आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेफर्स टू, तो इसका सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8, तो थर्ड ऑर्बिट में कितना बच गया 1, तो आउटरमोस्ट सेल या आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो इसका मतलब सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। तो वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 282, तो यानी आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2। वैसे ही सल्फर का कितना होगा 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसी से और एक रिलेटेड टर्म है वो देख लेते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द काइंड ऑफ टेंडेंसी टू लूज और गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। मतलब वैलेंसी क्या बताता है कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी ये बताता है कि वो एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पे वो स्टेबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 281। मतलब सोडियम को स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसीलिए सोडियम खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, मतलब दे देगा, तो इसका मतलब सोडियम का वैलेंसी कितना होगा 1। वैसे ही मैग्नीशियम का कितना है एटॉमिक नंबर 12, तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 282। मतलब मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया 2। वैसे ही एल्युमिनियम का कितना है एटॉमिक नंबर 13, तो इसका क्या होगा 283। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा 3, तो इसका वैलेंसी हो गया 3। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 26। मतलब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन देना नहीं, वो इससे बेटर है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, माने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो गया 2, क्योंकि ये ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी होगा 2। ठीक है। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू किसने बताया था, R.A. मिलिकन ने। ठीक है, मैंने R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन ने किया था, ये ध्यान दीजिएगा। व्हेन हीलियम एटॉम लॉसेस इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स, तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसमें कौन सा चार्ज आयन आएगा, कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आयन। और नेगेटिव चार्ज आयन कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है।
Next, the atoms in which the number of protons is same but the number of neutrons is different are known as atoms जिसमें number of protons same है but neutron का number different है, तो इसे क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। ठीक है, तो वैसे ही आइसोबार क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम, मतलब मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा। वैसे ही आइसोटोन में एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों ही डिफरेंट होंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अभी हम लोग देखिए कि एटॉम का न्यूक्लियस को किस में हम लोग मेजर करते हैं? फर्मी में। तो 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, माने इंटू 100 कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोटॉन इज हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाय, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर है कितना? 1837 टाइम्स। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? किसने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एम सेल। तो एम सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का नाम जो है वो के से स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है के, देन सेकेंड ऑर्बिट एल, देन एम। तो एम जो ऑर्बिट है वो कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है, यानी n इज इक्वल्स टू 3। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 2n², तो कितना हो गया? 18। तो यानी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे एम सेल में? 18। ठीक है, नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल कंटेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है? देखिए अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अभी हम लोग देखे थे, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, मतलब हीलियम प्लस प्लस आयंस जो है यही है आपका अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और मास कितना होगा? 4 यूनिट होंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसलिए 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर मास नंबर कितना होगा? 2 + 2 4, तो इसका मास यूनिट होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, an element has 20 electrons and 20 neutrons, its charge is -2, what is its mass number? देखिए 20 इलेक्ट्रॉन्स है, 20 न्यूट्रॉन्स है। हम लोग जानते हैं कि मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो 20 दिया है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 20 है। तो देखिए लेकिन इस एलिमेंट का चार्ज क्या है? -2 है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है, चार्ज क्या है इस पर? -2 है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है? लिया है। ठीक है, मैंने इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, मैंने पहले 18 था, चार्ज -2 आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले कितना था? 18 था। तो उसके लेने के बाद मैंने 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आने के बाद तब वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया था? 20। तो पहले कितना था? 18 था ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 18 होगा। तो इसीलिए 18 + 20 कितना हो गया? 38। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने दिया है? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, तो 2 + 2 4, तो मास नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ निगेटिव चार्ज। तो इसमें से कौन सा निगेटिव चार्ज है? तो इसका आंसर होगा बीटा पार्टिकल्स। मतलब बीटा पार्टिकल्स क्या है? मतलब एक्चुअली में बीटा पार्टिकल्स क्या होता है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव है। अल्फा पार्टिकल्स तो पॉजिटिव चार्ज है और गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe to my channel for more updates. Thank you for watching. Bye bye.